जो पार्टी में नहीं है। हाँ, आपके बैसी के ही कुछ कार्यकर्ता हाजी अब्दुल सुभान साहब की बात करते हैं, कुछ लोग गुलाम सरवर की बात करते हैं, और पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ से कोई रेट फिक्स है, अभी कोई खड़ा नहीं उतर रहा होगा मीटर पर, पैमाने पर, जो एमआईएम का पैमाना है, जो अख्तरुल ईमान का पैमाना है, क्योंकि ये पार्टी सीमांचल में और बिहार में पार्टी नहीं है, बल्कि अख्तरुल ईमान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके जो हर 5 साल में इसको यहाँ पर कुछ उगाही करना। अगर आपको जीत मिल जाती है तो आप 22वीं विधानसभा के लिए खास करके कौन कौन सा काम सोच रखे हैं? 2020 से पहले आप एआईएमआईएम का हिस्सा थे और एआईएमआईएम को 22वीं विधानसभा के एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया। आखिर क्या वजह रही जो आप एमआईएम से दूर हो गए और जनस्वराज में आ गए? ये बात तो आप जो एमआईएम के जो कायद हैं बिहार सदर, उनसे पूछना चाहिए कि आपके पुराने लोग आपके साथ क्यों नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि हम घर घर तक पहुंचा हैं, तो इस पार्टी के सीमांचल में फाउंडर भी रहे, स्टार्टिंग से थे, लेकिन जिलाध्यक्ष भी थे और प्रबल दावेदार भी थे 22वीं विधानसभा में। लेकिन जब 22वीं में आपको बता रहे हैं कि अवैसी साहब जब शुरू में आए थे यहाँ पर, तो यही बता रहे थे कि महागठबंधन के नेता लोग यहाँ के घिसा पिटा उम्मीदवार को, पुराने नेता को टिकट देने का काम कर रहा था, और सीमांचल के लोग मजबूरी में बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ उसी को वोट देते आ रहे थे, कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, इसलिए लोगों की मजबूरी थी। अवैसी साहब आ रहे थे और वो ये बोले कि हम लोग क़यादत पैदा करेंगे, नए लोगों को लीडरशिप करेंगे, जिन लोगों को लालू यादव मौका नहीं देता है, कांग्रेस मौका नहीं देता है, उन लोगों को देंगे। तो यहाँ के नौजवानों में एक जोश और जज्बा आया था। यही वजह है कि सभी लोग, चूँकि यहाँ पर नेता जो पुराने लोग हैं, बंदा बांध कर रख लिया हर पंचायत में, इसके हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में कुछ आदमी इसका है, कुछ आदमी उसका है। उसके अलावा जो लोग थे जिनको कोई नहीं पूछ रहा था, पंचायत इलेक्शन होने की वजह से सारे लोग में राजनीति में रुचि बढ़ गया था, वो सभी लोग को लगा कि नहीं, एमआईएम एक ऐसी पार्टी आई है, यहाँ से एक तीसरा चेहरा मिलेगा, इसलिए लोग मन मनाए थे। लेकिन जब दोनों 22वीं में जो चरिया और बेड़िया के खिलाफ में लोगों से उबा हुआ था, लोग जब यहाँ आए, जब एक मजबूती के तहत सब कोई चाहते थे कि यहाँ से एक नया चेहरा मिलेगा, लेकिन फिर आप एक नई जमात का पुराना आदमी को नेता बना देते हैं। इमाम पुराना जमात नहीं होती, इमाम पुराना हो जाता है। और जब उनको अगर टिकट देना ही भी था तो एज ए जिलाध्यक्ष, एज ए यहाँ के वर्कर, 22वीं के वर्कर, डगरवा के वर्कर से मिला के, समझौता करके, मशवरा करके होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ट्वीट करके टिकट दिया गया था और उसके बाद भी हम लोगों को नहीं मनाया गया, ना बोला गया, ना फ़ोन किया गया, नॉट ए सिंगल कॉल। तो ये गुरूर, ये जो है अख्तरुल ईमान का गुरूर है, अवैसी साहब का गुरूर है कि किसी से कोई मतलब नहीं, हम जिसको चाहेंगे टिकट बेचेंगे या दे देंगे। उनकी यही सोच रही होगी, तभी तो एक कॉल नहीं किया, कोई मशवरा नहीं किया। तो जिनको 4 टिकट दिया, हम लोग की उसको जरूरत महसूस नहीं हुई, वो तेजपत्ते की तरह उठा के फेंक दिया, मतलब कोई मतलब ही नहीं कि कौन है कौन नहीं है। तो फिर हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं था, तो फिर हम लोग बैठे हुए थे। जस्ट इलेक्शन के बाद हम लोग प्रशांत किशोर का जब हम लोग सुनने लगे, अच्छा लगा इनके विचार को कि एक आदमी जो पूरे देश में सरकार बना सकता है, जिसका हाथ पकड़ता है उसकी सरकार बनाता है, जिस अपनी रणनीति से। तो इस बार वो बिहार में पैदल चल रहा है पिछले 2.5-3 साल से। उसके पास किसी की कोई कमी नहीं, ना नॉलेज की, ना अप्रोच की, ना पैसे की, किसी पद का कोई लालच नहीं था। उसको कोई पद चाहिए होता तो यकीनन वो किसी भी पद में जा सकता था। आपको याद होगा 2019 में प्रशांत किशोर जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। नीतीश कुमार के बाद सेकंड अगर किसी का चलता था तो प्रशांत किशोर जी का चलता रहा था, लेकिन सिर्फ CA/NRC में नीतीश कुमार सपोर्टिव में वोट किया, इसी बिना पर प्रशांत किशोर जी जदयू को छोड़ा, जबकि वो उत्तराधिकारी, घोषित उत्तराधिकारी था। प्रशांत किशोर जी जदयू का घोषित उत्तराधिकारी था। उसके बाद उनको जब लगा कि ये आदमी तो निहायत ही दोगला किस्म का है, जब मीटिंग में तय हुआ कि CA/NRC का हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन उसने सपोर्ट किया, इसी बिना पर वो आदमी जदयू को छोड़ा। उसके बाद फिर वो ममता बनर्जी को जिताने के बाद फिर वो लास्ट बोल दिया कि अब हम ये रणनीति वाला काम नहीं करेंगे। फिर चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 से पैदल यात्रा करना शुरू किया। 5,500 गाँव में पैदल चला हुआ आदमी सब लोगों को जगाया कि नहीं, आप अपने बच्चों के लिए, बिहार को बदलने के लिए वोट करें। तो जब 1 करोड़ सदस्य हो गया, फिर एक पार्टी बनी, तो हम लोग को लगा कि जब बेहतर पार्टी बन गई है तो क्यों ना हम लोग को इसमें आना चाहिए। तो हम लोग हैं इसका काम कर। आपने बोला कि CA/NRC के खिलाफ जो है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, इसलिए जनस्वराज के जो ड्राइवर हैं PK सर, उन्होंने जो है अलहदा, लेकिन खबर ये आ रही कि नीतीश कुमार खुद उन्हें जो है बाहर कर दिया, वो हुकूमत करने लगा था। नहीं, हुकूमत देखिए उसका, आप उस वक्त का आप ट्वीट वगैरह सब देखेंगे, उनका न्यूज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ इसी बिना पर वहाँ से वो छोड़ दिए कि ये आदमी बोलता कुछ है करता कुछ। आप देख रहे होंगे जितने भी मदरसा में टीचर लोगों को, मदरसा के मौलवियों का जो तनख्वाह बढ़ा दिया गया, हाँ, तो उनको लगा कि मुसलमानों का काम कर रहे हैं। लेकिन आज वक्फ बिल हो या मोदी की सरकार अगर केंद्र में है, तो उसका देन सिर्फ नीतीश और नायडू है। तो सीमांचल के ही नहीं, पूरे बिहार के मुसलमान आने वाले वक्त में बता देगा उसको कि आज जो हमारा वक्फ बिल पास हुआ है, या बिहार हिंदुस्तान में जो सरकार है, ये जो मोदी सरकार है, रंगा बिल्ला की सरकार है जिसको कहते हैं हम लोग, ये अगर है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। यकीनन इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगा पूरे बिहार के लोग, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे देश में लोग परेशान हैं। 2020 से पहले आप 2020 के इलेक्शन से पहले आप और गुलाम सरवर साहब दोनों पार्टी से अलहदा हो गए थे। फिर गुलाम सरवर साहब दोबारा उस पार्टी में चले गए और अभी भावी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में भी हैं। तो आपको कुछ एहसास नहीं हो रहा कि अगर आप भी चले जाते तो शायद वो टिकट आपको मिले? जो गए हैं पहले उनको तो टिकट दे दे, जो अभी गए हैं उस पार्टी में दोबारा, वो उनको तो पहले टिकट दे दे। लेकिन अभी भी जो पार्टी में नहीं है
हाँ, आपके बायसी के ही कुछ कार्यकर्ता हाजी अब्दुल सुभान साहब की बात करते हैं, कुछ लोग गुलाम सरवर की बात करते हैं, और पता नहीं क्या करेंगे, कहाँ से कोई रेट फिक्स है, अभी कोई खड़ा नहीं उतर रहा होगा मीटर पर, पैमाने पर, जो एमआईएम का पैमाना है, जो अख्तर उल ईमान का पैमाना है, क्योंकि ये पार्टी सीमांचल में और बिहार में पार्टी नहीं है, बल्कि अख्तर उल ईमान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके जो हर 5 साल में इसको यहाँ पर कुछ उगाही करना है, इसीलिए अभी उसका रेट नहीं लगा होगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसी पार्टी में जाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट पार्टी है और बेहतर पार्टी है, अच्छा नेता है, जो पूरे बिहार में 5,500 गांव में पैदल चल रहा है। आज के डेट में कोई भी नेता बिहार में इतना पैदल नहीं चल रहा है, यकीनन वो बिहार को बदलने की मनसा और ललसा उसके दिल व दिमाग में है, तभी तो इतना मेहनत कर रहे हैं कि हर एक दिन 2-2 सभा कर रहे हैं और कंटिन्यू फील्ड में काम होता रहा है। और लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं, आज अगर बिहार को बदलना है, जंगल राज और अफसर राज से जो परेशान है, 1990 से लेकर 2005 तक बंदूक के नोक पर लूट हो रहा था, और अभी 2005 के बाद अभी तक कलम के नोक पर लूट होता है। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, चाहे म्यूटेशन कर लीजिए, थाना में एफआईआर कर लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, जो बनाइए बिना पैसे के नहीं होगा। तो जब बिहार की जनता उबा फील कर रहा था, आज एक बेहतर विकल्प के रूप में, जनस्वराज के रूप में उसके पास एक विकल्प आया है, लोग तैयार हैं, यकीनन हम लोग सरकार बनाने के पूरे उम्मीद में। ठीक है, अगर आपको जीत मिल जाती है तो आप 22वीं विधानसभा के लिए खास करके कौन कौन सा काम सोच रखे हैं? देखिए, 22 में पिछले 45 साल से बता रहे हैं कि 2 आदमी 2 परिवार के लोग काम कर रहे हैं। 22 में जो कमी है, सबसे बड़ा जो कमी है वो भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। पूरे बिहार में तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर है तो 22 में है। कोई लगाम नहीं है, चाहे तो लगाम नहीं होने की वजह कोई सेटिंग है। और आप यहाँ से चले जाइए मरवा, आपका वो रोड नहीं मिलेगा ठीक, चटांगी जाइए, एक एक रोड का बुरा हाल है। आप घांगर घोष जाइएगा, वहाँ का भी रोड बुरा है। 22 में एक स्टेडियम नहीं है, एक फील्ड नहीं है जहाँ पर एक सभा करा सके, जहाँ बच्चे खेल सकें। यहाँ पर एक और क्या कहते हैं, एक हॉस्पिटल आज तक नहीं बना था, अब जाके एक छोटा सा हॉस्पिटल 22 में बन रहा है। ये कमी किसकी है? जो रहनुमाई किए हैं, जो 45 साल से रहनुमाई कर रहे हैं, और अभी अभी गांव में जाके रोड में जाकर के जो अभी हमारे पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब, जो 6-6 बार विधायक रहे और इत्तेफाक से मंत्री भी रहे, और मंत्री रहे पुनर्वास मंत्री, जिनका कहना है कि नहीं 6 बार में हम कुछ नहीं कर सके, 7वां बार जीतेंगे तब करेंगे, क्योंकि 6 बार में हमको काम करने के लिए मौका नहीं मिला था, ये वो सोच नहीं आया था। 7वां बार जिताइएगा तब जाके वो कुछ करना चाहते हैं। जबकि बिहार सरकार, लालू जी की सरकार ने उसको मंत्री बनाया था, और वही आपदा मंत्री बनाया था, वही पुनर्वास मंत्री बनाया था। लेकिन आज वो बता दे कि उस मंत्री पीरियड का एक भी काम सीमांचल में, या 6-6 बार विधायक बने हैं, कौन काम कर दिए हैं? आज उनको हर रोड में जा करके जो फोटोग्राफी कर रहे हैं कि ये खराब है। अगर ये खराब है, इसके जिम्मेदार अगर ये प्रेजेंट विधायक है तो पूर्व विधायक भी हैं। यकीनन ये मरवा जाने वाली रोड 5 साल से खराब नहीं है, 5 साल से पहले से भी खराब है। 2020 से पहले आप एमएलए थे, 2020 से पहले जब एमएलए थे तो आपने भी रोड नहीं बनाया था, और 20 के बाद तो नहीं है बनाया। तो जनता समझ रही है कि 20 के बाद भी नहीं बनाया और 20 से पहले भी नहीं बनाया। 20 के बाद का विधायक को भी हराना है और 20 से पहले वाला को भी देखना है। यकीनन तीसरे चेहरे की तलाश में लोग थे, जनस्वराज के रूप में बेहतर विकल्प मिला है लोगों को, लोग इसके तरफ मायल हैं। अभी 20 तारीख को कस्बा में प्रोग्राम है, प्रशांत किशोर जी कस्बा में प्रोग्राम है, उसके बाद 20 तारीख को किशनगंज में प्रोग्राम है, इधर 22 होते हुए जाएंगे। लास्ट सवाल सर आपसे कि सीमांचल बाकी बिहार के बाकी हिस्सों से सीमांचल काफ़ी पीछे है, इस पीछेपन का शिकार यहाँ के नेताओं ने किया या फिर जो है महागठबंधन और एनडीए की सरकार ने किया है? इसको पीछे रखने में किसका हाथ है? यहाँ के रहनुमाओं का, सीमांचल के जितने रहनुमा हैं उन सभी की जिम्मेदारी है कि उनके अंदर में ही कमी रही होगी। आप सीमांचल के बाहर जाएंगे तो वहाँ के नेता बहुत काम कर लिए हैं, क्योंकि वो सरकार पर दबाव बनाते हैं। ये लोग टिकट के नाम पर जीत रहे हैं। ये लोग अपने नेता के सामने बोल नहीं सकता है कि हमको ये काम कर दीजिए, अगर ज़्यादा बोलेगा तो उसका टिकट कट जाएगा, क्योंकि टिकट लेना है। और हमारे यहाँ के लोग टिकट पर वोट कर रहे हैं। आप बताइएगा, सीमांचल के हर एक विधानसभा में मंत्री बना, 22 में मंत्री बना, अमोर में मंत्री बना, जोकी में मंत्री बना, जितना नेता है सीमांचल का सब मंत्री है। आपका डॉक्टर जावेद साहब एमएलए थे, उसके पिताजी मंत्री थे, उसके पिताजी एमएलए थे 1964 से सीमांचल में। बता दें डॉक्टर जावेद साहब के उनका क्या योगदान है सीमांचल में। तस्लीम साहब का योगदान आप देख लीजिए कि क्या है, कोई ऐसा अचीवमेंट, कौन है जिम्मेदार? तस्लीम साहब का कौन अचीवमेंट है? आज दिलीप जायसवाल जैसे लोग एक मेडिकल कॉलेज पर अगर कब्जा किए हुए हैं तो उसका श्रेय तस्लीमुद्दीन साहब को भी जाता है कि उन्हीं के रहमो करम से, उनके ही वक्त में दिलीप जायसवाल जैसे लोग मेडिकल कॉलेज को कब्जा कर लेता है। आप ही कब्जा कर लेते तो एक बात होती। आपने एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सका, एक बीएड कॉलेज, मामूली बीएड कॉलेज हमारे सीमांचल से तमाम लोग भोपाल और आंध्र प्रदेश और कहाँ जाके एक बीएड कॉलेज करते हैं। एक बीएड कॉलेज तक आपके सीमांचल में नहीं है। एक डिग्री कॉलेज, एक बड़ा जो सेंट्रल एम्स या एमयू टाइप का जो पड़ा हुआ है, पिछले 10-15 साल से जो पड़ा हुआ है, 12 साल 2012 में जमीन मिल गया, उसके बाद एक एमयू नहीं बना। तो सीमांचल के जो नेता हैं, चूंकि इन लोगों को पार्टी के नाम पर जीत के जाना है, तो पार्टी आलाकमान के पास ये लोग अपना बोल नहीं सकते हैं। अभी अभी जोकी में आपदा मंत्री बना, बताइए क्या काम हुआ? कोई मंत्री पीरियड का भी काम, चलिए एमएलए पीरियड का छोड़ दीजिए, मंत्री पीरियड का काम। दिलीप जायसवाल जैसे आदमी 3 बार एमएलसी बने हैं, 18 साल से एमएलसी है, वो एक भी काम बता दे कि किस विधानसभा में, किस प्रखंड में क्या काम किया है। तो काम के बिना पर यहाँ वोट नहीं मिलता है।
यहाँ सिर्फ लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए 2015 में लालटेन को जिता करके बीजेपी को हराया कि वही चलो घिसा पिटा उम्मीदवार जो है पसंद हो नहीं हो उनको वोट करना है। उसी तरह से 2020 में भी बीजेपी को हराने के लिए पतंग को वोट करके बीजेपी को हराया गया है। 2025 में एक नया विकल्प, नया चेहरा, नई पार्टी के रूप में जनस्वराज आया हुआ है। यकीनन बिहार की जनता, बाईसी की जनता जनस्वराज को वोट देके भी बीजेपी को हराना है और बिहार में नई सरकार बनाना है। जब तक नई सरकार नहीं बनेगा ये जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है ये लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि अफसरशाही चरम सीमा पर है। नीतीश कुमार तक को यहाँ का पैकेज जाता है और यहाँ पर जो भी पदाधिकारी आते हैं वो सेटिंग करके आते हैं, अपना ट्रांसफर करके आते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में हमारे यहाँ के नेता ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं और जो नेता यहाँ पर उस पर दबाव नहीं बना पाते हैं। लोकल रहनुमा जो हमारे यहाँ पे है, अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है तो उसके जिम्मेदार जितने सरकार है उससे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे यहाँ के रहनुमा है, उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले इलेक्शन में 2-3 महीने के इलेक्शन में उसको बता दिया जाएगा कि आज एक टेलर मिट्टी काटने के लिए जो हम लोग परेशान हुए बाईसी में, मिट्टा भरने के लिए एक टेलर मिट्टी का 1.5 लाख फाइन किसकी वजह से हुआ? ठीक है, कानून बना तो पूरे बिहार में कानून बना, सिर्फ बाईसी में नहीं बना, लेकिन हर जगह मिट्टी कटाई हुआ, बाईसी में क्यों नहीं हुआ? एक टेलर मिट्टी के लिए लोग परेशान हुए। यहाँ पर एक ट्रैक्टर आज के डेट में सिर्फ गरीब लोग रखते हैं, ड्राइवर लोग रखते हैं ताकि उसी से अपना उसका रोजी रोटी चले, लेकिन उसके बाद भी उस ट्रैक्टर को पकड़ के फाइन लिया गया, लेकिन आज तक उसके बारे में एक भी सवाल न विधानसभा में न यहाँ पर जमीन पर किया गया। आपने क्या किया था? हम देखिए, अभी हमने बार बार बात किया, यहाँ पर एसडीओ को बात की है, डीएसपी से बात की है, लेकिन चूंकि कानून में सरकार किसी और की है और रहनुमा कोई और है तो हमारी कितनी चलेगी? हमने बात किया, आप पता कर लीजिएगा, हम बार बार जाके बात किए, पिछले एसडीओ से भी किए और डीएसपी से भी किए थे। एक सवाल, आपने बोला कि तस्लीमुद्दीन यहाँ के रहनुमा रहे लेकिन कुछ नहीं किया, लोग उसे सीमांचल के गांधी के नाम से जाना जाते हैं, फिर आखिर गांधी के नाम से जानने की वजह क्या है? सीमांचल वाले को पता ही नहीं कि गांधी किसको कहते हैं। गांधी कैसे हो गए वो सीमांचल वाले? वो तस्लीम साहब कैसे गांधी हो गए? गांधी इतना आसान वर्ड नहीं है, गांधी का उपाधि थे। दिलीप जायसवाल हो या किशनगंज के जितने भी नेता हो, सब अगर आज जितने भी हैं सब तस्लीमुद्दीन का देन है। आज अगर दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज को कब्जा किए हैं तो उसका श्रेय भी तस्लीमुद्दीन साहब का है, क्योंकि उसी के पीरियड में, क्योंकि रहनुमा वही किए हैं। कौन किए रहनुमा? सीमांचल के रहनुमा है कौन? वही लोग किए ना। पूर्णिया से हर जगह से एमपी बने, वो किशनगंज से बने, लेकिन वो सिर्फ सीमांचल की गांधी इसलिए कहा जाता है कि जिसको वो अपने मतलब से कैंडिडेट को हराता जिताता था, इसलिए उसको गांधी कहा था। आज के डेट में भी बहुत लोग गांधी बनना चाहता है, लेकिन उतना काम नहीं किया जितना होना चाहिए। वही काम नहीं किया। आज अररिया में एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक बड़ा सा हॉस्पिटल नहीं है, पूरे सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी नहीं था। अभी पूर्णिया में यूनिवर्सिटी बना, 70 साल के बाद पूर्णिया में एक यूनिवर्सिटी अभी बना, 70 साल के बाद सीमांचल में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अभी बना पूर्णिया में। क्यों नहीं बन रहा? कौन है जिम्मेदार? यकीनन वही लोग हैं जो रहनुमाई किए। हमारे जो एमपी किशनगंज में डॉक्टर जावेद साहब हैं, उसके पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे। एक अपने मंत्री पीरियड का उसके पिताजी भी मंत्री हुआ करते थे, ये खुद मंत्री रहे हैं, जाहिदुर रहमान साहब मंत्री रहे। तो सीमांचल की बदहाली के जिम्मेदार यहाँ के रहनुमा हैं। और सीमांचल के में जो दिलीप जायसवाल जैसे लोग मजबूत हैं, प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री और आज सीएम बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं, उसके भी जिम्मेदार यहाँ के रहनुमा हैं। एक ऐसा व्यक्ति को यहाँ पर 3 बार एमएलसी बनाया है और यहाँ के सबको पैकेज आता है। दिलीप जायसवाल का पैकेज सभी नेता को आ रहा था, सभी नेता उसके पैकेज पर टिकते हैं, पलते हैं। यही वजह है कि उसके खिलाफ में एक आवाज़ नहीं उठा रहे हैं आज तक, जबकि सच्चाई सबको पता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब इस आवाज़ को उठाया तो बिहार के लोगों को समझ में आया कि भाई इतना बड़ा किशनगंज में करके रखा है, तो सीमांचल के लोग क्या कर रहे थे। कल आपके पास भी पैकेज आएगा, आप भी जो चुप हो जाएंगे। तो कल देखेंगे, कल देखेंगे जब आएगा और हम चुप होंगे तब। हमारे नेता चुप नहीं होते हैं तो हम लोग कहाँ से चुप होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। जय हिंद, अल्लाह।